नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी, हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी बेबाक बेखौफ टिप्पणियां देते हैं और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष। आज दरअसल श्रवण जी से हम जानेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नई लिस्ट आई है लोकसभा कैंडिडेट को लेकर और अब तक कुल 402 कैंडिडेट उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उसके मायने क्या है। इस लिस्ट में कंगना रनावत को लेकर एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से क्यों टिकट दिया गया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ श्रवण जी इस पूरी लिस्ट की एनालिसिस करेंगे और हमको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट जीतने का जो दावा कर रही है उसमें कितना दम है। ये तो कई बार बता चुके हैं, लेकिन उसके लिए कितने तरीके के दंड फंद किए जा रहे हैं वो जानना बहुत दिलचस्प होगा। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के क्या मायने आप निकालते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये 402 लोग हैं, बस यही है भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल जो ताकत है जो इन्होंने बताई है। मेरे ख्याल से अब 10, 15, 20 लोग और आना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो इन्होंने अपने जो अलाइज हैं उन पर छोड़ दिया है। मतलब ये बीजेपी की लिस्ट है, इसमें जेडीयू के अलग हैं, शिंदे, एकनाथ शिंदे के अलग हैं, पवार के अलग हैं, जेडीएस के अलग हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो ये 402 में आप समझ लीजिए कि 25-50 और अगर मैक्सिमम हुआ तो जुड़ जाएंगे। पर बीजेपी का जो कोर है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब कुछ जो कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी, कैंडिडेट्स होंगे, बस सीटें होंगी वही बची होंगी। बाकी जो इनके की स्टेट्स हैं वहां का तो पूरा क्लियर इन्होंने कर दिया है। जहां की इनका जो कैचमेंट एरिया है या वोट बैंक है वहां का तो लगभग क्लियर है जी। इसकी खूबियां क्या है? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ने इसमें या मोदी जी ने एक एक सीट पर क्यों ताकत लगाई है। मतलब अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपको कई चीजें, इसकी परतें खुलेंगी। जो सबसे बड़ी परत जो खुलती है उसमें वो ये खुलती है कि प्रधानमंत्री अपनी इमेज से अब इमेज पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जो इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, पंजाब के एक्सपीरियंस के बाद प्रधानमंत्री अपनी छवि को इसमें दांव पर नहीं लगा रहे हैं। मतलब क्या है कि इसका क्राइटेरिया क्या है? लिस्ट में जगह बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि मान लीजिए कि 151 सिटिंग एमपीज में से इन्होंने 108 ही लिए और बाकी को ड्रॉप कर दिया था। तो कुछ क्राइटेरिया रहा होगा। इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो लोग अपने दम पर जीत सकते हैं उनको लिया गया है, जो मोटा मोटी नजर में आता है कि भाई आपके पास अगर धन है, आपकी इमेज है, आप उस चुनाव को पहले जीत चुके हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, आपकी छवि कैसी भी हो, आप चाहे कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी जिनके खिलाफ इतने घपलों के आरोप हैं वो हो, या नवीन जिंदल जो कोयला नीलामी मामले में फंसे हों वो हो, मतलब इसमें पूरा नैतिकता का कोई इशू नहीं है। मतलब हमको चुनाव जीतना है और किसी भी तरह से जीतना है। इसका दूसरा जो संकेत है वो ये कि कंगना रनौत को मंडी से क्यों खड़ा किया गया। मंडी जो जगह है जहां पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह बाय इलेक्शन में जीती थी और सर्वाधिक मतों से जीती, 4-4.5 लाख मतों से। ये जो हिमाचल में भी क्राइसिस हुई थी जिसमें हिमाचल की सरकार को गिराने का पूरा मामला आया था, जिसमें प्रतिभा सिंह के बेटे इन्वॉल्व थे, इस लिस्ट में कंगना रनौत को उनके खिलाफ या मंडी में खड़ा करने का संकेत यह है कि कांग्रेस की सरकार को गिराने का पूरा प्लान जो है बीजेपी का वो फ्लॉप हो गया हिमाचल में। क्योंकि प्रतिभा सिंह के खिलाफ खड़ा करना या प्रतिभा सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करना बीजेपी के कैंडिडेट को और प्रतिभा सिंह को नहीं खड़ा करना, ये एक बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें किस तरह से शेप ले रही हैं।
मैं जैसे कंगना रनौत का मैंने उदाहरण दिया, वो मंडी से, पर मान लीजिए कि अरुण गोविल जो कि इन्होंने मेरठ से बनाया, इन्होंने उम्मीदवार बनाया, इसका मतलब यह है कि जो मेरठ है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका रहा है, वहां से रामायण के राम को खड़ा करके एक जो पोलराइजेशन की पूरी प्रोसेस है, वो वहां पर उसको अंजाम दिया जा रहा है। जी। दूसरा ये कि जैसे न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बांसुरी स्वराज को दिया, मतलब सुषमा स्वराज की बेटी। मैसूर से वहां के रॉयल फैमिली के जो यदुवीर चामराजा वडियार हैं, उनको लेके आए। वो किसकी जगह लेके आए कि पार्लियामेंट में जो लोग घुसे थे, उसको, उसके लिए जिस बीजेपी के ने एमपी ने पासे साइन किए थे, सिम्हा, वो वहां के सिटिंग एमपी थे, उनको हटा के उनकी जगह दिया। अब इसमें संकेत क्या है? इन्होंने जितने कंट्रोवर्शियल फेसेस थे, जैसे प्रज्ञा ठाकुर हैं, ब्रजभूषण शरण हैं, या अनंत हेगड़े हैं, फॉर एग्जांपल, उत्तरा दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी से कर्नाटक की, जिन्होंने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए ला रहे हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, उनको नहीं दिया। या बिहार में अश्विनी चौबे को नहीं दिया, या वरुण गांधी को नहीं दिया और मेनका गांधी को दिया। अब लोग पूछना चाहेंगे कि भाई पीलीभीत से आपने वरुण गांधी को नहीं दिया और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को दे दिया, तो क्या होगा? वरुण गांधी अब बीजेपी के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। मतलब एक पत्थर से दो शिकार हो गए। मतलब मेनका गांधी को जिताना भी जरूरी हो गया है, और एंटी पार्टी कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा ये कि जो अल्पसंख्यकों में वरुण गांधी के शुरुआती बयानों को लेकर जो नाराजगी रही है, वो नाराजगी का बीजेपी को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। वीके सिंह को, जनरल वीके सिंह को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? इसलिए ड्रॉप किया गया कि वो अपने दम पर नहीं जीत सकते थे। उनको मतलब जीतने के लिए प्रधानमंत्री की इमेज चाहिए, प्रधानमंत्री का सपोर्ट चाहिए। और इस समय अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें कि किस तरह के लोगों को टिकट दिए हैं, किस तरह के लोगों को नहीं दिए हैं, किस तरह के लोगों के टिकट काटे गए हैं, तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अब इसमें जो एक मैं आखिरी मुद्दा जो उठाना चाहता हूं, क्योंकि वो ये है कि जैसे राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में बीजेपी के स्टेट चीफ हैं सुरेंद्रन, उनको खड़ा किया है। इस लिस्ट में आपको कई सरप्राइजेस मिलेंगे। उसमें सरप्राइजेस ज्यादा ये हैं कि साउथ में केरल हो, तमिलनाडु हो, या कर्नाटक हो, या तेलंगाना हो, या आंध्र हो, इन तमाम जगहों पर पार्टी ने, या उड़ीसा हो, ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए हैं जिनके ऊपर दाव लगाया जा सकता है कि जीत सकते हैं। तो साउथ में जो एक इनरोड बनाने की जो पूरी कोशिश है, वो इस लिस्ट से नजर आती है। अब मुद्दा, आखिरी सवाल है कि कांग्रेस का क्या इसमें रिस्पांस होना चाहिए। अब इसमें कांग्रेस का केवल एक रिस्पांस है आशुतोष जी, कि जैसे वो एक किसी फिल्म का डायलॉग है, शायद दीवार फिल्म का, वो उसमें वो पूछता है हीरो कि मेरे पास ये है, मेरे पास सीबीआई है, मेरे पास ईडी है, मेरे पास जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, अडानी है, अंबानी है, पूरे बिलियनर्स हैं, पुलिस है मेरे पास, पूरी ताकत है, पैसा मेरे पास है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स मेरे बिके हैं, मैं जेलों में डाल रहा हूं लोगों को, मेरे पास ये कैंडिडेट्स हैं, तुम्हारे पास तो कैंडिडेट्स भी नहीं, तो तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या है।
हम्म तो राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी ये जवाब नहीं दे सकते कि मेरे पास माँ है। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि मेरे साथ जनता है। और ये जो इलेक्शन है, ये दिस इज बिटवीन जनता एंड नरेंद्र मोदी, वॉट एवर यू से, कि जो भी उनकी ताकत है, एम्पायर है, पूरा साम्राज्य है, पुलिस का, सत्ता का, सीबीआई, ईडी, पूंजीपतियों, पूरी ताकत लगा दी है पूंजीपतियों ने, पूरे इन लोगों ने, वो है। ये इलेक्शन बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट होगा। और वो ये एस्टेब्लिश करेगा कि जनता जो है वो किसके साथ है। और जनता अगर इस इलेक्शन में 370 सीटें दे देती है बीजेपी को, और बाकी 30 सीटें उनको अलाइंस को दे देती है, जिसमें जेडीयू, जेडीएस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, और नॉर्थ ईस्ट में कई जगह बीजेपी खड़े नहीं कर रही अपने कैंडिडेट्स। ये एक बहुत बड़ा मोदी जी का एक्सपेरिमेंट है और एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि चैलेंज इसलिए भी है कि एक, मैं जैसा बार बार कहता हूं कि एक योजना के तहत केजरीवाल अंदर हैं, एक योजना के तहत कविता अंदर हैं, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है। 37 सीटें हैं इन 3 जगह। बहुत ही कैलकुलेटेड मैनर में, बहुत ही सिस्टमेटिकली काम चल रहा है बीजेपी में। हमको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी के पास जवाब क्या है। हमने कहा है कि राहुल गांधी का एकमात्र जवाब जनता है, और वही अभी नजर आता है कि अगर जनता को ये सब दिख रहा है और विपक्षी दल अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और वोटों का डिवीजन नहीं होने देते हैं अपने राज्यों में, तो ये लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।